नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे एसएससी, बैंक, यूपीएससी वगैरह में अक्सर आता है। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। हाँ, बिल्कुल ये वो शब्द होते हैं जो मतलब पूरी बात एक शब्द में कह देते हैं। सही कहा। एक पूरे वाक्यांश या वाक्य का अर्थ सिर्फ एक शब्द में। हमारे पास आज ऐसे ही कुछ शब्दों की एक लिस्ट है और हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं होगा बल्कि हर शब्द को ठीक से समझना है। हाँ, मतलब उसका अंग्रेजी अर्थ, हिंदी में क्या कहते हैं और सबसे ज़रूरी उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। बिल्कुल, इससे शब्द याद भी रहेंगे और भाषा की पकड़ भी मजबूत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं ये शब्द क्या है और कैसे हमारी समझ को बेहतर बनाते हैं। पहला शब्द, ऑडिटर। ये तो सुना हुआ लगता है। हाँ, ये काफी आम शब्द है, खासकर बिजनेस वगैरह में। अंग्रेजी में इसका अर्थ है अ पर्सन हु ऑफिशियली एग्जामिन्स द बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी। अच्छा। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे आधिकारिक तौर पर ये काम दिया गया हो कि वो कंपनी के व्यावसायिक और वित्तीय मतलब बिजनेस और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच करे। तो हिंदी में ऐसे कहेंगे लेखा परीक्षक या ऑडिटर ही कह देते हैं। हाँ, ऑडिटर ज्यादा चलता है, जो कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करता है। ठीक है। इसका एक उदाहरण देखें तो द ऑडिटर फाउंड सम एरर्स इन द बैलेंस शीट। मतलब ऑडिटर को बैलेंस शीट में कुछ गलतियां मिली। हाँ, और देखिए ऑडिटर का काम सिर्फ गलतियां निकालना नहीं है, वो ये भी पक्का करते हैं कि सारे खाते सही नियमों और मानकों के हिसाब से बने हैं या नहीं। अच्छा, तो ये पारदर्शिता के लिए जरूरी है। बिल्कुल, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। समझ गया। चलिए अगला शब्द देखते हैं, स्टॉकर। ये शब्द सुनने में है थोड़ा नेगेटिव सा है। हाँ, और इसका अर्थ भी वैसा ही गंभीर है। अंग्रेजी में मतलब है अ पर्सन हु क्वाइटली एंड स्लोली फॉलोज समवन इन ऑर्डर टू हार्म हिम। ओहो। यानी एक व्यक्ति जो किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से चुपचाप और धीरे धीरे उसका पीछा करता है। तो हिंदी में हुआ वो व्यक्ति जो चुपचाप पीछा करके नुकसान पहुंचाना चाहता है, या शायद सिर्फ पीछा करने वाला लेकिन बुरे इरादे से। हाँ, बिल्कुल, नकारात्मक अर्थ में ही। जैसे वाक्य में देखें, द एक्ट्रेस फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हर स्टॉकर। यानी अभिनेत्री ने अपने पीछा करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ किसी पर नजर रखना या पसंद करना नहीं है। स्टॉकिंग एक गैर कानूनी और खतरनाक व्यवहार है। इसमें इरादा अक्सर डराने, धमकाने या सच में नुकसान पहुंचाने का होता है। ये एक अपराध है। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है कि ये महज पीछा करना नहीं बल्कि नुकसान के इरादे से पीछा करना है। अब एक ऐसा शब्द लेते हैं जो आजकल खूब सुनने में आता है, खासकर सोशल मीडिया पर, नार्सिस्ट। हाँ, नार्सिसिस्ट। ये शब्द मनोविज्ञान से निकलकर आम बातचीत में भी काफी आ गया है। इसका अंग्रेजी अर्थ है समवन हु लव्स एंड एडमायर्स हिमसेल्फ द मोस्ट। अच्छा। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद से ही सबसे ज्यादा प्यार करता है, खुद की ही सबसे ज्यादा तारीफ करता है और अक्सर दूसरों की भावनाओं की शायद परवाह नहीं करता। बिल्कुल, यही इसका मुख्य पहलू है। हिंदी में इसे कहते हैं आत्ममुग्ध व्यक्ति। आत्ममुग्ध। हाँ, जो स्वयं से अत्यधिक प्रेम करता है। हाँ। जैसे उदाहरण है, ही इज सच अ नार्सिसिस्ट दैट ही टॉक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ। कि वो इतना आत्ममुग्ध है कि सिर्फ अपने बारे में ही बात करता रहता है। सही। नार्सिसिज्म असल में एक व्यक्तित्व विशेषता है। इसमें व्यक्ति को लगता है कि वही सबसे महत्वपूर्ण है, उसे दूसरों से लगातार प्रशंसा चाहिए होती है और दूसरों के प्रति सहानुभूति मतलब हमदर्दी बहुत कम होती है। अच्छा, तो ये सिर्फ खुद को पसंद करना नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। हाँ, ये एक स्पेक्ट्रम जैसा है, हल्की प्रवृत्तियों से लेकर गंभीर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तक हो सकता है। समझ गया। अब इसी से जुड़ा एक और शब्द देखते हैं जो व्यक्तित्व से ही जुड़ा है लेकिन नार्सिसिस्ट से काफी अलग लगता है, रिक्लूज। हाँ, रिक्लूज ये बिल्कुल अलग है। अंग्रेजी में इसका मतलब दिया गया है अ रिलीजियस पर्सन हु लिव्स अवे फ्रॉम पीपल एंड सोसाइटी। एक धार्मिक व्यक्ति जो लोगों और समाज से दूर रहता है। हाँ, स्रोत में धार्मिक संदर्भ दिया है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, आजकल रिक्लूज शब्द सिर्फ धार्मिक व्यक्ति के लिए ही नहीं, अच्छा, बल्कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो सकता है जो जानबूझकर समाज से कटकर अकेला रहता हो, चाहे वजह धार्मिक हो या कोई और। तो हिंदी में हम इसे कह सकते हैं एकांतवासी। हाँ, एकांतवासी या वो व्यक्ति जो समाज से दूर एकांत में रहता है। जरूरी नहीं कि वो धार्मिक ही हो। बिल्कुल, जैसे द ओल्ड मंक लिव्ड एज अ रिक्लूज इन द माउंटेन्स।
यानी वो बूढ़े साधु पहाड़ों में एकांतवासी की तरह रहते थे। सही। और रिक्लूज होने का मतलब ये नहीं कि कोई शर्मीला है या लोगों से मिलना नहीं जानता। ये एक सचेत निर्णय होता है एकांत चुनने का। अच्छा, ये एक चॉइस है। हाँ, वो सामाजिक संपर्क से बचते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। यानी एक तरह की जीवन शैली चुनना। चलिए, अब कुछ ऐसा शब्द लेते हैं जिसमें ज्ञान या शक्ति का भाव हो। ओमनिशियंट। इसमें ओमनी का मतलब सब या सर्व होता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। ओमनी एक प्रीफिक्स है जिसका अर्थ है ऑल या सर्व। तो ओमनिशेंट का अंग्रेजी अर्थ हुआ नोइंग एवरीथिंग। नोइंग एवरीथिंग मतलब सब कुछ जानने वाला, जिसके ज्ञान की कोई सीमा ना हो। एकदम। हिंदी में कहेंगे सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। हाँ, ये शब्द ज्यादातर आप देखेंगे धार्मिक या दार्शनिक बातों में इस्तेमाल होता है। खासकर ईश्वर के गुणों के लिए। अच्छा, भगवान के लिए? हाँ, जैसे इन मेनी रिलीजन्स गॉड इज कंसिडर्ड ओमनिशिएंट। कई धर्मों में ईश्वर को सर्वज्ञ माना जाता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि उन्हें भूत, वर्तमान, भविष्य हर चीज का पूरा ज्ञान है। व्यवहारिक रूप से देखें तो किसी इंसान के लिए ओमनिशेंट होना संभव नहीं माना जाता। दिलचस्प। ईश्वर के संदर्भ में इसका प्रयोग आम है। अब देखते हैं कैसा शब्द जो नार्सिसिस्ट के ठीक विपरीत लगता है, ऑल्ट्रूइस्ट। हाँ, आपने बिल्कुल सही जोड़ा। नार्सिसिस्ट और अल्ट्रुइस्ट एक दूसरे के काफी विपरीत हैं। अल्ट्रुइस्ट का अंग्रेजी अर्थ है शोइंग अ विश टू हेल्प अदर्स डिस्पाइट नॉट गेनिंग एनीथिंग बाय डूइंग दिस। अच्छा, मतलब दूसरों की मदद करने की इच्छा रखना, भले ही उससे अपना कोई फायदा ना हो रहा हो। बिल्कुल, निस्वार्थ भाव से। एकदम सही। हिंदी में इसे कहेंगे परोपकारी परोपकारी या निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने वाला। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर शी इज एन ऑल्ट्रिस्ट हु स्पेंड्स हर टाइम हेल्पिंग द पुअर। वह एक परोपकारी महिला है जो अपना समय गरीबों की मदद में बिताती है। हाँ, तो अल्ट्रुइज्म यानी परोपकारिता दूसरों के भले के लिए बिना किसी स्वार्थ के चिंता करने पर आधारित है। ये नार्सिसिज्म के आत्म केंद्रित रवैये से एकदम उल्टा है। जहां व्यक्ति दूसरों की भलाई को पहले रखता है। सही। नार्सिसिस्ट और अल्ट्रुइस्ट, ये दोनों शब्द मानवीय व्यवहार के दो अलग अलग छोर दिखाते हैं। चलिए, आप कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो शासन प्रणालियों से जुड़े हैं। ये परीक्षाओं में भी बहुत पूछे जाते हैं। पहला है डेमोक्रेसी। ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, डेमोक्रेसी ये दुनिया में सबसे आम शासन प्रणालियों में से एक है। अंग्रेजी में इसका मतलब है गवर्नमेंट बाय द पीपल। गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। हाँ, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सरकार। हिंदी में हुआ लोकतंत्र। लोकतंत्र या जनता द्वारा संचालित सरकार। बिल्कुल। जैसे इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसमें नागरिकों को अधिकार मिलते हैं। हाँ, मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। ठीक है, अब इसी से जुड़ा अगला शब्द देखते हैं, थियोक्रेसी। इसमें थियो का मतलब धर्म से है शायद। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। थियो ग्रीक शब्द थियोस से है, जिसका मतलब ईश्वर या धर्म होता है। तो थियोक्रेसी का अंग्रेजी अर्थ है गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाय रिलीजियस लीडर्स। गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स, यानी किसी देश की सरकार जो धार्मिक नेता चलाते हों। हाँ, हिंदी में इसे कहेंगे धर्मतंत्र। धर्मतंत्र या धार्मिक नेताओं द्वारा संचालित शासन। सही। जैसे द कंट्री वॉज रूल्ड अंडर अ थियोक्रेसी फॉर डेकेड्स। देश दशकों तक धर्मतंत्र के अधीन रहा। हाँ, थियोक्रेसी में क्या होता है कि जो कानून और शासन है उसका आधार धार्मिक ग्रंथ और सिद्धांत होते हैं। सत्ता अक्सर पुजारियों या धार्मिक नेताओं के हाथ में होती है। मतलब धर्म और राज्य अलग अलग नहीं होते। हाँ, उनमें कोई स्पष्ट सेपरेशन मतलब अलगाव नहीं होता। यानी यहाँ धर्म ही शासन का आधार है। अब एक और शासन प्रणाली, ऑटोक्रेसी। इसमें ऑटो का मतलब स्वयं या एक होता है। हाँ, बिल्कुल। ऑटो मतलब सेल्फ या स्वयं। बिल्कुल। तो ऑटोक्रेसी का अंग्रेजी अर्थ हुआ अ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर। अच्छा, ऐसी सरकार जिसमें सारी शक्ति एक ही व्यक्ति के पास हो। एकदम। हिंदी में इसे कहेंगे एकतंत्र। एकतंत्र या निरंकुश शासन। हाँ, निरंकुश शासन भी कह सकते हैं। उदाहरण है द किंग रूल्ड हिज लैंड थ्रू ऑटोक्रेसी। राजा ने अपने राज्य पर निरंकुश शासन किया। ऑटोक्रेसी में शासक के पास असीमित अधिकार होते हैं। वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता। नागरिकों की भागीदारी या अधिकारों की गुंजाइश बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं। तानाशाही जैसा कुछ। हाँ, तानाशाही, डिक्टेटरशिप इसका एक रूप माना जा सकता है। ये तो डेमोक्रेसी के बिल्कुल विपरीत हुआ। हाँ, सुनने में आता है, पर यह भी एक महत्वपूर्ण प्रकार है। इसमें ओलिगोय का मतलब होता है कुछ या थोड़े। अच्छा, कुछ। हाँ, तो इसका अंग्रेजी अर्थ है
अ गवर्नमेंट इन विच अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर। मतलब ऐसी सरकार जिसमें सत्ता कुछ गिने चुने लोगों के समूहों के हाथ में हो। बिल्कुल। हिंदी में हुआ अल्पतंत्र। अल्पतंत्र हाँ, या कुछ लोगों द्वारा संचालित शासन। सही। जैसे द नेशन वाज रन बाय अ वेल्दी ओलिगार्की। देश को एक धनी अल्पतंत्र द्वारा चलाया गया। हाँ, तो ओलिगार्की में शक्ति ना तो एक व्यक्ति के पास होती है जैसे ऑटोक्रेसी में, हम्म, और ना ही सारी जनता के पास जैसे डेमोक्रेसी में, हाँ। बल्कि ये एक छोटे शक्तिशाली समूह के पास होती है। ये समूह अमीर लोगों का हो सकता है, या सैन्य नेताओं का, या कुछ खास परिवारों का। अच्छा, तो शक्ति कुछ खास लोगों तक ही सीमित रहती है। बिल्कुल। शासन प्रणालियों के बाद अब एक अलग तरह का शब्द लेते हैं, ब्लास्फेमी। ये सुनने में धर्म या आस्था से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, ब्लास्फेमी। इसका संबंध सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं से है। अंग्रेजी में इसका अर्थ है स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स। पवित्र या धार्मिक चीजों और मान्यताओं या व्यक्तियों के बारे में अनादर से बोलना या लिखना। हाँ, अपमानजनक या अनादरपूर्ण बातें कहना या लिखना। हिंदी में इसे कहते हैं ईश निंदा। ईश निंदा या पवित्र या धार्मिक चीजों के बारे में अपमानजनक तरीके से बोलना या लिखना। सही। उदाहरण है, He was punished for blasphemy against the holy book. उससे पवित्र पुस्तक के प्रति अपमानजनक व्यवहार यानी ईश निंदा के लिए सजा दी गई। हाँ, पर यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ईश निंदा की परिभाषा और उसके परिणाम अलग-अलग समाजों और कानूनों में बहुत अलग-अलग हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। कहीं इसे गंभीर अपराध मानते हैं, कहीं शायद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा। बिल्कुल, ये काफी संवेदनशील मुद्दा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है ओबोरिजिन्स। ये किसी लोगों के समूह के बारे में लगता है। हाँ, एबोरिजिन्स। ये किसी जगह के मूल निवासियों को दर्शाता है। अंग्रेजी में अर्थ है द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स यानी किसी देश या क्षेत्र के मूल निवासी। हाँ, जो वहाँ सबसे पहले से रहते आ रहे हों। हिंदी में कहेंगे मूल निवासी। मूल निवासी हाँ। या आदिवासी। हाँ, आदिवासी शब्द भी इस्तेमाल होता है, खासकर भारत में कुछ विशिष्ट जनजातीय समूहों के लिए। पर मूल निवासी ज्यादा सामान्य अनुवाद है एबरिजिन्स का। ठीक है। जैसे द एबरिजिनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैव अ रिच कल्चरल हेरिटेज। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। हाँ, एबरिजिनीज शब्द खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के लिए बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन आम मतलब किसी भी जगह के सबसे पुराने ज्ञात निवासी हैं, जो बाहरी लोगों के आने से पहले से वहां थे। बिल्कुल। यानी किसी जगह के सबसे पहले रहने वाले लोग। अब जीवन की एक अवस्था से जुड़ा शब्द देखते हैं, एडोलेसेंस। ये तो हम सबने सुना है। हाँ, एडोलेसेंस जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बदलाव वाला दौर। अंग्रेजी में इसका मतलब है द पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्सन्स लाइफ व्हेन दे आर डेवलपिंग इनटू एन एडल्ट। अच्छा, वो समय जब कोई बचपन से निकलकर वयस्क बनने की प्रक्रिया में हो। हाँ, आमतौर पर बचपन और वयस्कता के बीच की अवधि। हिंदी में इसे कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था। उदाहरण है, एडोलेसेंस इज अ टाइम ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल चेंजेस। किशोरावस्था भावनात्मक और शारीरिक बदलावों का समय होती है। हाँ, ये लगभग 10-12 साल की उम्र से शुरू होकर 18-20 साल तक चलती है। इसमें शारीरिक विकास तो तेजी से होता ही है, साथ में पहचान बनाना, सामाजिक समझ, मूड स्विंग्स, ये सब बहुत होता है। हाँ, ये वाकई बदलाव का ही दौर है। अगला शब्द है एमेनिटीज। ये अक्सर होटलों या नई बिल्डिंग्स के विज्ञापनों में दिखता है। सुविधाओं से जुड़ा है क्या? बिल्कुल सही पहचाना, अमेनिटीज। अंग्रेजी में इसका अर्थ है कन्वीनियंट फीचर्स प्रोवाइडेड बाय सोसाइटी और कंपनी। कन्वीनियंट फीचर्स मतलब सुविधाजनक सुविधाएं। हाँ, जो समाज या कंपनी या कोई जगह जैसे होटल या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स मुहैया कराते हैं। ऐसी चीजें जो जीवन को ज्यादा आरामदायक या सुखद बनाती हैं। तो हिंदी में कहेंगे सुविधाएं या सुख साधन। हाँ, सुविधाएं ज्यादा आम हैं। जैसे द होटल ऑफर्स मॉडर्न अमेनिटीज टू इट्स गेस्ट्स। होटल अपने मेहमानों को आधुनिक सुविधाएं देता है। अमेनिटीज में आमतौर पर वो चीजें आती हैं जो बुनियादी जरूरत नहीं है, पर रहने के अनुभव को बेहतर बनाती हैं, जैसे स्विमिंग पूल, जिम, वाईफाई, क्लब हाउस, अच्छी पार्किंग, पार्क। अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा चीजें जो आराम और सुविधा बढ़ाएं। बिल्कुल, ये किसी जगह को ज्यादा आकर्षक बनाती हैं। समझ गया। अगला शब्द है एंड्रोमेनिया। इसमें मेनिया जुड़ा है। ये किसी तरह के जुनून या पागलपन जैसा लगता है। हाँ, आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है।
मेनिया शब्द अक्सर किसी चीज के प्रति अत्यधिक उत्साह, जुनून या धुन को दिखाता है। और एंड्रू? एंड्रो पुरुषों से संबंधित है। जैसे एंड्रोलॉजी पुरुषों के स्वास्थ्य का अध्ययन होता है, तो एंड्रोमेनिया का अंग्रेजी अर्थ हुआ मैडनेस और ऑब्सेशन विद मेल्स, पुरुषों के प्रति पागलपन या अत्यधिक आकर्षण। हाँ बिल्कुल। ये सामान्य रोमांटिक आकर्षण से काफी ज्यादा एक असामान्य और जुनूनी आकर्षण को दिखाता है। जैसे उदाहरण, हर एंड्रोमेनिया लेड हर टू चेस सेवरल सेलिब्रिटीज। उसके पुरुषों के प्रति पागलपन ने उसे कई मशहूर हस्तियों का पीछा करने पर मजबूर कर दिया। हाँ, ये शब्द अक्सर एक तर्कहीन या अस्वास्थ्यकर जुनून की तरफ इशारा करता है। कभी कभी ये किसी मनोवैज्ञानिक स्थिति का लक्षण भी हो सकता है। हालांकि आम बोलचाल में लोग इसे बड़ा चढ़ाकर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, अगला शब्द है जो मन की अवस्थाओं या गुणों के बारे में बताते हैं, इक्वेनिमिटी। हाँ, इक्वानिमिटी। या। इसका अंग्रेजी में मतलब होता है अ काम स्टेट ऑफ माइंड स्पेशली इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। यानी कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक शांति या संतुलन बनाए रखने की स्थिति। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे बनाए रखना मुश्किल होता होगा। अरे बिल्कुल मुश्किल होता है, और इसीलिए ये एक बहुत सराहनीय गुण माना जाता है। ये शब्द उस आंतरिक स्थिरता और शांति को दिखाता है जब बाहर सब कुछ उथल पुथल हो। अच्छा। सोचिए, कोई व्यक्ति बहुत आलोचना या संकट के समय भी एकदम शांत बना रहता है, बिना घबराए या गुस्सा हुए, तो हम कहेंगे कि उसने स्थिति को इक्वानिमिटी के साथ संभाला। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ऐसे गुणों से जुड़े शब्द पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, तो ये हुई आंतरिक शांति, वो भी मुश्किल समय में। अब इसी से मिलते जुलते दो और शब्द हैं हमारी लिस्ट में, ट्रैंक्विलिटी और सेरेनिटी। इनमें क्या फर्क है? पहले ट्रैंक्विलिटी को देखें। जरूर जरूर। ट्रैंक्विलिटी का अर्थ है द स्टेट ऑफ बीइंग क्वाइट एंड पीसफुल। हिंदी में कहें तो शांति और सुकून की अवस्था। हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रैंक्विलिटी का इशारा अक्सर बाहरी माहौल की शांति की तरफ होता है। बाहरी माहौल जैसे किसी जगह की शांति। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं पहाड़ों की ट्रैंक्विलिटी बिजोड़ होती है, या सुबह के वक्त झील के किनारे बड़ी ट्रैंक्विलिटी महसूस होती है। अच्छा, ये माहौल की स्थिरता और शोर शराबे की कमी को दर्शाता है। समझ गए। तो ये बाहरी शांति हुई। अब Yes. आते हैं सेरेनिटी पर। हाँ, सेरेनिटी पर। इसका अर्थ भी शांति से जुड़ा है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग काम एंड पीसफुल। जी। हिंदी में शांत और सुकून भरा स्वभाव या अवस्था। ये तो फिर इक्वानिमिटी जैसा ही नहीं लग रहा? थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये करीब हैं, लेकिन इनमें एक सूक्ष्म अंतर है। जहां इक्वानिमिटी खास तौर पर मुश्किल हालात में मन की शांति है ना? हाँ। वहीं सेरेनिटी एक ज्यादा सामान्य और स्थायी किस्म की आंतरिक शांति या स्वभाव को दर्शाती है। ये जरूरी नहीं कि किसी कठिन परिस्थिति के जवाब में ही हो। अच्छा, मतलब ये एक जनरल स्टेट ऑफ माइंड हो सकती है। बिल्कुल। जैसे ध्यान करने से मन में सेरेनिटी आती है, या किसी व्यक्ति का स्वभाव ही शांत और सुकून भरा हो सकता है। तो ट्रैंक्विलिटी बाहरी माहौल की शांति है, जबकि इक्वानिमिटी और सेरेनिटी आंतरिक शांति है। और उनमें भी इक्वानिमिटी दबाव में शांति है, और सेरेनिटी एक अधिक सामान्य गहरी शांति की अवस्था या गुण है। वाह! ये अंतर समझना परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हो सकता है, जहां विकल्पों में ये शब्द एक साथ दिए जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा समझाया। अब एक अलग तरह के गुण पर आते हैं, इनफैलिबल। इनफैलिबल, इसका मतलब है वन हु कैनॉट मेक अ मिस्टेक, यानी जो कभी गलती कर ही नहीं सकता, अचूक। क्या ऐसा कोई होता है? व्यवहारिक रूप से तो नहीं। मतलब कौन है जो गलती नहीं करता? सही बात है। कोई भी इंसान इनफैलिबल नहीं होता। ये शब्द अक्सर एक आदर्श या सैद्धांतिक स्थिति को दर्शाता है। कभी कभी इसका प्रयोग थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप से भी होता है। अच्छा। हाँ, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो खुद को कभी गलत मानता ही नहीं। हाँ, समझ गई। खैर, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शब्द कभी गलती ना करने की क्षमता को बताता है, भले ही वो वास्तविकता में संभव न हो। और इसी तरह का एक और असंभव से लगने वाला शब्द है इनिमिटेबल। हाँ, इनिमिटेबल। इसका मतलब है टू गुड टू बी सैटिस्फैक्टरीली कॉपीड बाय एनीवन। हिंदी में हुआ जो इतना अच्छा हो कि उसकी नकल संतोषजनक रूप से नहीं की जा सकती, बेमिसाल, अनुपम। बिल्कुल। ये शब्द किसी की शैली, कौशल या प्रदर्शन की उस अद्वितीय उत्कृष्टता को बताता है जिसकी नकल करना लगभग नामुमकिन हो। जैसे किसी महान गायक की आवाज या किसी कलाकार की खास शैली इनिमिटेबल हो सकती है। अच्छा। ये मौलिकता और बहुत ऊंचे दर्जे की गुणवत्ता पर जोर देता है। परीक्षा में ये शब्द अक्सर किसी की खास पहचान या उपलब्धि बताने के लिए इस्तेमाल हो सकता है।
बहुत दिलचस्प। अब इस समूह का आखिरी शब्द देखते हैं, लीजरली। लीजरली, इसका अर्थ है विदाउट हेस्ट। यानी बिना किसी जल्दबाजी के, आराम से, इत्मीनान से। बिल्कुल, ये शब्द किसी काम को करने के तरीके को बताता है, धीमी गति से, बिना हड़बड़ी के, आराम और सुकून के साथ। जैसे पार्क में लीजरली टहलना या रविवार की सुबह लीजरली नाश्ता करना। इसमें जल्दबाजी का अभाव और आराम की भावना प्रमुख है। ये अक्सर सुखद और तनाव मुक्त गतिविधियों से जुड़ा होता है। तो ये थे कुछ शब्द जो गुणों और अवस्थाओं से जुड़े थे। अब कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं जो घटनाओं या क्रियाओं से संबंधित है। पहला है टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस इसका मतलब है अ सडन एंड वायलेंट चेंज और अपहीवल। हिंदी में अचानक और हिंसक परिवर्तन या उथल-पुथल। ये शब्द तो हवाई जहाज के सफर में काफी सुनने को मिलता है। हाँ, बिल्कुल। वो इसका सबसे आम उदाहरण है, हवा में अचानक गड़बड़ी जिससे विमान हिलने लगता है। लेकिन टर्ब्यूलेंस का इस्तेमाल सिर्फ मौसम या हवा तक सीमित नहीं है। अच्छा। ये किसी भी ऐसी स्थिति के लिए प्रयोग हो सकता है जहां अचानक तेज और अव्यवस्थित बदलाव या अशांति हो। जैसे आर्थिक बाजार में टर्ब्यूलेंस हो सकती है। हाँ, उथल-पुथल। या किसी के जीवन में भावनात्मक अशांति यानी अस्थिरता। ये अस्थिरता और अप्रत्याशितता का भाव देता है। अच्छा, यानी ये काफी व्यापक अर्थों में इस्तेमाल होता है। अगला शब्द है इनएविटेबल। इनएविटेबल, इसका अर्थ है दैट यू कैनॉट अवॉइड और प्रिवेंट। हिंदी में जिससे बचा ना जा सके, अवश्यमभावी, अटल। ये शब्द उस चीज या घटना के लिए इस्तेमाल होता है जिसका होना एकदम निश्चित है, जिसे टाला नहीं जा सकता। जैसे स्रोत में उदाहरण दिया गया है कि मृत्यु सभी जीवित प्राणियों के लिए इनएविटेबल है। इसी तरह अगर कोई बिना तैयारी के परीक्षा देगा तो कह सकते हैं कि असफलता इनएविटेबल हो सकती है। ये किसी परिणाम की निश्चितता को जाहिर करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये दोनों शब्द टर्ब्यूलेंस और इनएविटेबल स्थितियों के नियंत्रण से बाहर होने का एहसास कराते हैं, लेकिन अलग-अलग तरह से। हाँ, एक में अचानक आई गड़बड़ी है, दूसरे में निश्चित रूप से होने वाली घटना। बिल्कुल। अब कुछ जगहों या संरचनाओं से जुड़े शब्दों पर आते हैं। पहला है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल इसका मतलब है अनएबल टू बी कैप्चर्ड और ब्रोकन इनटू। यानी जिसे भेदा ना जा सके, जीता ना जा सके, अभेद्य, जैसे पुराने किले होते थे। बिल्कुल सही। इसका प्राथमिक अर्थ भौतिक सुरक्षा से जुड़ा है। ऐसा किला या स्थान जिसे दुश्मन जीत ना सके या जिसमें घुस ना सके। उदाहरण के तौर पर किला पहाड़ी पर बना था और पूरी तरह इम्प्रेग्नेबल था। लेकिन इसका लाक्षणिक मतलब मेटाफोरिकल प्रयोग भी होता है। अच्छा, वो कैसे? हम किसी तर्क या किसी की स्थिति के लिए भी इम्प्रेग्नेबल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि वो तर्क इतना मजबूत है कि उसे काटा नहीं जा सकता। जैसे उसके पास अपनी बेगुनाही का इम्प्रेग्नेबल सबूत था। ये जानना दिलचस्प है कि इसका लाक्षणिक प्रयोग भी होता है। अगला शब्द है अरीना। अरीना इसका अर्थ है प्लेस ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट। हिंदी में गतिविधि, बहस या संघर्ष का स्थान, क्षेत्र, अखाड़ा। जैसे स्टेडियम। हाँ, स्टेडियम या खेल का मैदान एक शाब्दिक अरीना है जहां प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन इसका भी लाक्षणिक प्रयोग बहुत आम है। अच्छा। ये किसी भी ऐसे क्षेत्र या दायरे को दर्शाता है जहां किसी तरह की गतिविधि, बहस या संघर्ष होता है। जैसे राजनीति का अरीना, पॉलिटिकल अरीना, जहां पार्टियां सत्ता के लिए संघर्ष करती हैं। हाँ। या विचारों का अरीना, अरीना ऑफ आइडियाज, जहां अलग अलग मतों पर बहस होती है। तो ये सिर्फ भौतिक स्थान नहीं, बल्कि किसी गतिविधि के केंद्र या मंच को भी दर्शाता है। ये भी काफी उपयोगी शब्द है। अब कुछ और विशेष स्थानों की बात करते हैं, जैसे डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री जिसका सीधा सा मतलब है अ लार्ज बेडरूम विद अ नंबर ऑफ बेड्स इन इट। हिंदी में एक बड़ा कमरा जिसमें कई बिस्तर हों, शयनागार। ये आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? ये अक्सर स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों या कभी-कभी सैन्य बैरकों में होते हैं। ये एक साझा सोने की जगह होती है जहां कई लोग एक साथ रहते हैं। उदाहरण के लिए छात्र स्कूल के डॉर्मेट्री में रहते थे। ठीक है, यह शब्द सामूहिक आवास व्यवस्था को इंगित करता है। अगला स्थान है कैसीनो। कैसीनो भी एक खास जगह है, अ पब्लिक प्लेस वेयर पीपल गैम्बल। जुआ खेलने का सार्वजनिक स्थान। जी हाँ, ये एक ऐसी इमारत या कमरा होता है जहां लोग कानूनी तौर पर पैसे लगाकर विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, मतलब जुआ खेलते हैं, जैसे पोकर, रूलेट, स्लॉट मशीन वगैरह। स्रोत का उदाहरण बताता है कि कैसे कोई कैसीनो में अपना पैसा खो सकता है।
यह शब्द विशेष रूप से इसी गतिविधि से जुड़ा है। और इसी कड़ी में आखिरी जगह है एवियरी। एवियरी, इसका अर्थ है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी जहां पक्षी रखे जाते हैं, पक्षीशाला। बिल्कुल। ये एक बड़ा पिंजरा, बाड़ा या इमारत हो सकती है जिसे खास तौर पर पक्षियों को रखने, पालने और अक्सर प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। चिड़ियाघरों में अक्सर एवियरी होती हैं। हाँ, देखी है। जहां दर्शक विभिन्न प्रकार के पक्षियों को उनके लगभग प्राकृतिक माहौल में देख सकते हैं। ये उन्हें उड़ने के लिए भी कुछ जगह प्रदान करती है जो छोटे पिंजरों में संभव नहीं होता। तो हमने जगहों से जुड़े कई शब्द देखे। अब हमारी सूची में 2 शब्द बचे हैं जो लोगों और वस्तुओं से संबंधित हैं। पहला है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन, इसका मतलब है समवन हु वॉक्स ऑन फुट, पैदल चलने वाला व्यक्ति, राहगीर। हाँ, ये शब्द उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो कहीं आने जाने के लिए पैदल चलता है, खासकर सड़कों और शहरी इलाकों में जहां गाड़ियां भी चलती हैं। जैसे ड्राइवर को पेडेस्ट्रियन को रास्ता देने के लिए रुकना पड़ा। ये शब्द ट्रैफिक नियमों, सड़क सुरक्षा और शहरी नियोजन के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे हाँ, इसका एक और अर्थ भी होता है, साधारण या नीरस, मतलब डल या अनइमेजिनेटिव। पर यहाँ दिए गए स्रोत के अनुसार हम इसके शाब्दिक अर्थ पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अच्छा, ये जानना जरूरी है कि इसके और भी अर्थ हो सकते हैं। अगला शब्द है डिकैंटर। ये एक वस्तु है, अ स्टॉपर्ड ग्लास कंटेनर इनटू विच वाइन और स्पिरिट इज डिकैंटेड। हिंदी में स्टॉपर वाला कांच का पात्र जिसमें शराब, वाइन और स्पिरिट डाली जाती है परोसने से पहले। ये क्यों इस्तेमाल होता है, इसका क्या काम है? डिकैंटर का इस्तेमाल मुख्य रूप से वाइन या कभी-कभी अन्य स्पिरिट्स को उनकी मूल बोतल से निकालकर परोसने के लिए किया जाता है। इसके 2 मुख्य कारण होते हैं। अच्छा, पहला, पुरानी वाइन में नीचे जमी तलछट मतलब सेडिमेंट को बोतल में ही छोड़ देना ताकि वो ग्लास में ना आए। ओह, ठीक है। और दूसरा, वाइन को हवा लगने देना, जिसे एरेशन कहते हैं, जिससे उसका स्वाद और सुगंध बेहतर हो सकती है। अच्छा, ये अक्सर कांच का बना होता है और दिखने में सजावटी भी होता है, जैसे वेटर ने वाइन को डिकैंटर में डालकर परोसा। अगला शब्द है एंथ्रोपोलॉजी। हाँ जी। अंग्रेजी में इसका अर्थ दिया है द स्टडी ऑफ मैन। हाँ, हिंदी में इसे मनुष्य का अध्ययन या फिर मानव विज्ञान कह सकते हैं। और ये सिर्फ आज के इंसान का अध्ययन नहीं है, इसमें तो मानव जाति का पूरा सफर शामिल है। मतलब उसका विकास कैसे हुआ, संस्कृतियां कैसे बनी, समाज कैसे आगे बढ़े। ये एक बहुत बहुत बड़ा विषय है असल में। तो क्या ये बस एक किताबी अकादमिक विषय है या इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी है? अच्छा सवाल पूछा। देखिए, अकादमिक विषय तो ये है ही। जैसे वो उदाहरण दिया है ना स्रोत में, शी इज परस्यूइंग अ डिग्री इन एंथ्रोपोलॉजी, मतलब वो मानव विज्ञान में डिग्री कर रही है। लेकिन इसकी समझ से हमें आज का समाज, अलग अलग कल्चर और इंसानी बर्ताव को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। और ये चीज परीक्षाओं के कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में काफी काम आ सकती है। अच्छा, मानव अध्ययन से थोड़ा हटकर अब जरा मानव निर्मित जगहों पर आते हैं। अगला शब्द है आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब है अ प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। हाँ, इसे हिंदी में कहते हैं शस्त्रागार या फिर हथियार और गोला बारूद रखने की जगह। ये वो एक सुरक्षित जगह होती है जहां पर हथियार और उनसे जुड़ा सामान, मतलब एम्यूनिशन वगैरह, जमा करके रखा जाता है। तो ये सिर्फ सेना या सरकार से ही जुड़ा होता है, मतलब मिलिट्री बेस वगैरह? ज्यादातर तो हाँ, जैसे फौजी ठिकाने। लेकिन जरा उदाहरण देखिए, द मिलिट्री डिस्कवर्ड एन इलीगल आर्सेनल इन द फॉरेस्ट, मतलब सेना ने जंगल में एक अवैध शस्त्रागार खोजा। तो इससे ये साफ है कि ये शब्द गैर कानूनी हथियारों के जखीरे के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए परीक्षा में वाक्य का संदर्भ, मतलब कॉन्टेक्स्ट, उस पर ध्यान देना जरूरी होगा कि बात लीगल आर्सेनल की हो रही है या इलीगल। ठीक है, समझ गई। अब बात करते हैं मान्यताओं से जुड़े एक शब्द के, एथियस्ट। एथियस्ट अंग्रेजी में मतलब है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। जी, इसे हिंदी में नास्तिक कहते हैं। मतलब वो व्यक्ति जो ईश्वर या किसी भी डिवाइन पावर, किसी दैवीय शक्ति के होने में विश्वास नहीं रखता। ये एक व्यक्तिगत सोच या फिर एक फिलॉसफिकल पोजीशन हो सकती है। तो ये सिर्फ एक सोच है, एक विचार। हाँ, कह सकते हैं कि ये एक विश्वास प्रणाली है या फिर विश्वास का न होना है। जैसा कि उदाहरण में बताया है, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन एथियस्ट ड्यूरिंग द डिबेट, मतलब बहस के दौरान उसने खुद को नास्तिक घोषित किया।
तो ये शब्द किसी की पहचान का हिस्सा हो सकता है जिसे वो खुद मानता है। और हाँ, परीक्षा में इसका विपरीतार्थक मतलब एंटोनिम थियस्ट आस्तिक भी पूछा जा सकता है। दिलचस्प। चलिए अब कुछ अलग तरह के शब्दों को देखते हैं। एक शब्द है बॉनफायर। बॉनफायर अंग्रेजी अर्थ है अ ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। हाँ, हिंदी में इसका मतलब हुआ जश्न के लिए जलाया गया बड़ा अलाव। ये अक्सर त्योहारों पर होता है, जैसे अपने यहाँ होली या लोहड़ी पर जलाते हैं, या किसी खास मौके पर खुली जगह में बड़ी सी आग जलाई जाती है। ये सिर्फ आग नहीं होती, बल्कि एक तरह से उत्सव, एक साथ आने और खुशी का सिंबल है, प्रतीक है। हाँ, उदाहरण भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। वी एंजॉयड डांसिंग अराउंड द बॉनफायर एट द फेस्टिवल। मतलब हमने त्योहार पर अलाव के चारों ओर नाच कर आनंद लिया। ये माहौल को काफी वाइब्रेंट बना देता होगा। बिल्कुल। और इसी तरह का एक और शब्द है जो चीजों को छोटा तो करता है, लेकिन बड़े कलात्मक ढंग से। वो है बोनसाई। बोनसाई अंग्रेजी में? ड्वार्फ्ड वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स इन पॉट्स। अच्छा, वो छोटे छोटे पेड़ जो गमलों में दिखते हैं, वो वाले। हाँ हाँ, वही, बिल्कुल वही। हिंदी में इन्हें गमलों में उगाए गए बौने पेड़ पौधे कहते हैं। ये असल में पेड़ों और झाड़ियों को खास टेक्निक से छोटा बनाए रखने की एक जापानी कला है, आर्ट है ये। इसमें काफी सब्र और बारीकी का काम होता है। स्रोत का उदाहरण भी है, ही हैज अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटिफुल बॉन्साई प्लांट्स। मतलब उसके पास सुंदर बॉन्साई पौधों का संग्रह है। ये नेचर और आर्ट का एक खूबसूरत मेल है। अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जो सुनने में शायद बिल्कुल अच्छा ना लगे। कैकोफनी। कैकोफनी। यहाँ पर चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। इसका अंग्रेजी अर्थ है एन अनप्लेजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स। हाँ, इसे हिंदी में कहते हैं कर्कश शोर या कोलाहल। ये कई तरह की तेज, बेसुरी और कह सकते हैं नापसंद आने वाली आवाजों का एक मिक्सचर होता है जो कानों को चुभता है। जरा सोचिए, किसी बहुत बिजी सड़क पर गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन का शोर है, लोग चिल्ला रहे हैं, ये सब एक साथ, वो कैकोफनी है। उदाहरण भी कुछ ऐसा ही है ना। द ट्रैफिक क्रिएटेड अ कैकोफनी इन द सिटी। मतलब शहर में ट्रैफिक ने कर्कश शोर पैदा कर दिया। ये शब्द उस अजीब परेशान करने वाले शोर को बहुत अच्छे से बताता है। बिल्कुल। परीक्षा में ये शब्द किसी नेगेटिव सिचुएशन या माहौल को बताने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब शोरगुल से हटकर जरा व्यवस्था की ओर चलते हैं। एक शब्द है कैटलॉग। कैटलॉग अंग्रेजी में बताया है अ लिस्ट ऑफ बुक्स, सिर्फ किताबों की सूची। मुझे तो लगा था कैटलॉग किसी भी चीज की लिस्ट हो सकती है, जैसे प्रोडक्ट्स की। आप सही सोच रही हैं। कैटलॉग का आम मतलब तो किसी भी चीज की एक सिस्टमैटिक लिस्ट ही होता है, जैसे आपने कहा प्रोडक्ट्स की लिस्ट। लेकिन यहाँ स्रोत में इसे खास तौर पर पुस्तकों की सूची या सूची पत्र के मतलब में दिया गया है, शायद लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में। ये एक ऐसी लिस्ट होती है जिससे किसी खास किताब को ढूंढना आसान हो जाता है। लिए लाइब्रेरी की सूची देखी तो परीक्षा के लिए हमें दिए गए अर्थ पर ही फोकस करना है। सही कहा। अब एक और जगह से जुड़ा शब्द सेमेटरी। सेमेट्री अंग्रेजी अर्थ है एन एरिया प्लेस इन विच डेड बॉडीज आर बरीड। इसे हिंदी में कब्रिस्तान या कब्रगाह कहते हैं। ये वो तय जगह होती है जहां मृतकों को दफनाया जाता है। हाँ, और अक्सर ये जगह शांत और सुकून वाली मानी जाती है। स्रोत का उदाहरण भी इसी एहसास को दिखाता है। द सेमेट्री इज क्वाइट एंड पीसफुल। मतलब कब्रिस्तान शांत और सुकून भरा है। चलिए अब व्यापार और फॉर्मल एग्रीमेंट्स की दुनिया में चलते हैं। शब्द है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेजी अर्थ है अ डील और अग्रीमेंट डन इन अ कंपनी और फर्म। हिंदी में इसे समझौता या अनुबंध कहते हैं, खासकर किसी कंपनी और फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में। ये दो या दो से ज्यादा पार्टियों के बीच एक फॉर्मल और लीगली बाइंडिंग, मतलब कानूनी रूप से मान्य समझौता होता है। इसमें शर्तें, जिम्मेदारियां, टाइम पीरियड, सब कुछ साफ साफ लिखा होता है। ये तो बिजनेस और जॉब्स वगैरह में बहुत कॉमन है। बिल्कुल। उदाहरण देखिए, द कंपनी साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर। मतलब कंपनी ने सप्लायर के साथ नया अनुबंध किया। परीक्षा में लीगल या बिजनेस कॉन्टेक्स्ट वाले पैसेजेस में यह शब्द अक्सर मिल जाता है। इसकी बारीकियों को समझना जरूरी हो सकता है। अब कुछ पर्सनैलिटी और नजरिए से जुड़े शब्दों को देखते हैं। पहला है सिनिक। सिनिक अंग्रेजी में अ पर्सन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स। हाँ, हिंदी में इसके लिए शब्द हैं दोषदर्शी, मानवद्वेषी, या आसान भाषा में कहें तो वो व्यक्ति जो दूसरों के इरादों पर हमेशा शक करता हो। सिनिक व्यक्ति आमतौर पर यह मानता है कि लोग जो भी करते हैं अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। यहाँ तक कि अच्छे कामों के पीछे भी उनका कोई ना कोई छिपा हुआ मकसद जरूर होता है। ओहो,
तो ये तो काफी नकारात्मक, नेगेटिव नजरिया हुआ। हाँ, ये थोड़ा निराशावादी और शक करने वाला रवैया है। ऐसे लोग आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। हम्म। उदाहरण है, ही इज सच अ सिनिक दैट ही ट्रस्ट नो वन। मतलब वह इतना सनकी है कि किसी पर भरोसा नहीं करता। हम्म। और जैसा मैंने पहले कहा था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किसी लेखक या कैरेक्टर के सिनिकल टोन को पहचानना जरूरी हो सकता है। इससे उनके तर्क या कहानी को समझने में मदद मिलती है। यह दिखाता है कि वो शायद चली आ रही बातों या मान्यताओं पर सवाल उठा रहे हैं। ये दिलचस्प है। अब एक बहुत ही अजीब से एहसास से जुड़ा शब्द, डेजावू। अंग्रेजी अर्थ है फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट सिचुएशन। इसे हिंदी में कहते हैं पूर्वानुभव, या पहले भी उसी स्थिति को जी चुकने का एहसास। ये एक अजीब सा पल भर का एहसास होता है, जब लगता है कि जो अभी हो रहा है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही हूबहू पहले भी हो चुका है, जबकि असल में ऐसा हुआ नहीं होता। हाँ, कभी कभी ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल होता है। ये दिमाग का एक बड़ा दिलचस्प फिनोमिनन है। मतलब एक ऐसी चीज जिसका सटीक कारण वैज्ञानिक भी अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। उदाहरण है, शी फेल्ट अ स्ट्रेंज सेंस ऑफ डेजा वू एट द न्यू कैफे। मतलब उसे नए कैफे में अजीब सा पहले देखा हुआ महसूस हुआ। ये शब्द उस अनजाने लेकिन फिर भी जाने पहचाने से एहसास को बताता है। अब आंकड़ों और स्टडी से जुड़े एक और शब्द पर आते हैं, डेमोग्राफी। अंग्रेजी में स्रोत से बस अ स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है। हाँ, ये थोड़ा संक्षिप्त है। हिंदी में इसे जनसांख्यिकी का अध्ययन कहते हैं। ये सिर्फ आंकड़ों का अध्ययन नहीं है, बल्कि खास तौर पर मानव आबादी मतलब पॉपुलेशन, उससे जुड़े आंकड़ों का स्टैटिस्टिकल अध्ययन है। इसमें जन्म दर, मृत्यु दर, उम्र का स्ट्रक्चर, इनकम, एजुकेशन, लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, माइग्रेशन, इन सब चीज़ों का एनालिसिस होता है। तो इसका क्या महत्व है, ये क्यों जरूरी है? अरे, इसका बहुत महत्व है। जैसा उदाहरण कहता है, डेमोग्राफी हेल्प्स अंडरस्टैंड पॉपुलेशन ट्रेंड्स। मतलब जनसांख्यिकी जनसंख्या के रुझानों को समझने में मदद करती है। सरकारें हैं, कंपनियां हैं, वो नीतियां बनाने के लिए, भविष्य की प्लानिंग करने के लिए, रिसोर्स कैसे बांटें, इन सब के लिए डेमोग्राफिक डेटा का इस्तेमाल करती हैं। परीक्षा में सोशल या इकोनॉमिक इश्यूज से जुड़े पैसेजेस में ये शब्द आ सकता है। चलिए अब फिर से पर्सनैलिटी की ओर लौटते हैं। एक शब्द है डिफिडेंस। डिफिडेंस अंग्रेजी अर्थ मॉडेस्टी और शाइनेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, हिंदी में इसका मतलब है आत्मविश्वास की कमी से पैदा होने वाली झिझक या संकोच। ये वो शर्मीलापन या हिचकिचाहट है जो खुद पर यकीन न होने की वजह से आती है। ऐसे व्यक्ति अक्सर अपनी बात कहने से या कोई पहल करने से कतराते हैं। उदाहरण भी यही दिखा रहा है। His diffidence prevented him from speaking in public. मतलब उसकी झिझक ने उसे सार्वजनिक रूप से बोलने से रोक दिया। ये तो किसी की तरक्की में रुकावट भी बन सकता है। बिल्कुल, आत्मविश्वास की कमी अक्सर अच्छे मौके हाथ से निकलवा देती है। इसके उलट एक बहुत ही पॉजिटिव गुण है डिलिजेंस। अंग्रेजी अर्थ है केयरफुल नेचर एंड हार्डवर्किंग एफर्ट्स, यानी मेहनत और सावधानी दोनों। हाँ, कह सकते हैं। हिंदी में इसे परिश्रम, लगन या मेहनती और सावधान स्वभाव कह सकते हैं। यह सिर्फ कड़े मेहनत नहीं है, बल्कि किसी काम को ध्यान लगाकर पूरी सावधानी और लगन के साथ लगातार करने का गुण है। इसमें काम के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव भी शामिल होता है। इसे तो सफलता की कुंजी माना जाता है ना? निश्चित रूप से। जैसा कि उदाहरण में है, हर डिलिजेंस अर्नड हर अ प्रमोशन। मतलब उसकी मेहनत ने उसे पदोन्नति दिलाई। परीक्षा की तैयारी में भी डिलिजेंस बहुत जरूरी है। लगातार पढ़ना, ध्यान से पढ़ना और मेहनत से पढ़ना। अगला शब्द है जो पर्सनैलिटी से ही जुड़ा है और काफी एनर्जेटिक लगता है, एफर्वेसेंट। एफर्वेसेंट अंग्रेजी में विवेशियस एंड एंथुजियास्टिक। हाँ, हिंदी में इसका अर्थ है जीवंत, उत्साही या जिंदा दिल। ये शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो जोश, खुशी और ऊर्जा से एकदम भरा हुआ हो। ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी बुलबुलों की तरह होती है, चमकदार और उत्साह फैलाने वाली। जैसे सोडा वाटर के बुलबुले, वो वाली फीलिंग। बिल्कुल वही। उनका जो उत्साह होता है ना, वो दूसरों में भी फैल जाता है। वे माहौल को एकदम खुशनुमा बना देते हैं। उदाहरण देखिए, शी हैज एन एफर्वेसेंट पर्सनैलिटी दैट लाइट्स अप द रूम। मतलब उसका उत्साही व्यक्तित्व कमरे का माहौल बदल देता है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव एडजेक्टिव विशेषण है। कई तरह के शब्दों को समझा, कुछ जगहों की बात की जैसे आर्सेनल, सेमेट्री, कुछ नेगेटिव भावों को जाना जैसे कैकोफोनी, सिनिक, और कुछ बड़े अनोखे अनुभव जैसे डेजावू, उनको भी छुआ। तो इसका मतलब क्या है? मतलब इन शब्दों को सिर्फ रट लेना ही काफी नहीं है।
इन्हें समझने से न सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सही जवाब चुनने में मदद मिलती है, बल्कि हमारी अपनी भाषा, हमारी बात कहने का तरीका भी ज्यादा सटीक और असरदार बनता है। हम कम शब्दों में ज्यादा गहरी बात कह पाते हैं। अगला शब्द है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, हाँ। अंग्रेजी में इसका मतलब है अ लाइवली, चेयरफुल, आउटगोइंग पर्सन। अच्छा। हिंदी में कह सकते हैं मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति, अच्छा। या फिर बहिर्मुखी। बहिर्मुखी, तो ये वो लोग हुए जिन्हें दूसरों से मिलना जुलना पसंद है। हाँ, बिल्कुल। जिन्हें बातचीत करना, बाहर जाना, सामाजिक कार्यक्रमों में रहना अच्छा लगता है। उन्हें इनसे एनर्जी मिलती है। जैसे उदाहरण भी है, शी इज एन एक्सट्रोवर्ट हु लव्स मीटिंग न्यू पीपल, मतलब जैसे नए लोगों से मिलना पसंद है। अच्छा, तो इसका ठीक उल्टा क्या होगा? हाँ, इसका उल्टा है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट। अंग्रेजी में मतलब वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। अच्छा। हिंदी में कहेंगे संकोची व्यक्ति या अंतर्मुखी। ये वो लोग हैं जो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब अपने फीलिंग्स जल्दी शेयर नहीं करते। हाँ, और सामाजिक मेलजोल से ज्यादा इन्हें अकेले में कुछ करना, जैसे पढ़ना या सोचना, ज्यादा पसंद होता है। अलग अलग छोर हो गए। उदाहरण भी यही है, ही इज एन इंट्रोवर्ट हु प्रेफर्स रीडिंग टू सोशलाइजिंग। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह के एक और शब्द है लोगों से जुड़ा, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, हाँ। अंग्रेजी अर्थ है अ लवर ऑफ मैनकाइंड। मानवता प्रेमी बिल्कुल। हिंदी में मानवता से प्रेम करने वाला व्यक्ति या परोपकारी, जनहितैषी। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। मतलब दान वगैरह देना। हाँ, दान देना, सामाजिक काम करना, इनका मकसद होता है मानव कल्याण। जैसे द फिलैंथ्रोपिस्ट डोनेटेड मिलियंस टू चैरिटी। समझ गया, ये तो बहुत ही पॉजिटिव शब्द है। हाँ, एक और शब्द है फिलोजिनिस्ट। ये भी ऐसा ही है क्या? थोड़ा अलग है। फिलैंथ्रोपिस्ट तो मानवता प्रेमी हुआ। फिलोजिनिस्ट का मतलब है अ पर्सन हु एडमायर्स वुमेन। अच्छा, महिलाओं का प्रशंसक। हाँ, हिंदी में महिलाओं का प्रशंसक व्यक्ति या स्त्री प्रेमी। ये उन लोगों के लिए है जो महिलाओं का आदर करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, समझ गया। अब कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो किसी के काम या रोल से जुड़े हैं, जैसे जॉकी। जॉकी, अंग्रेजी में अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस। घुड़सवारी वाला। हाँ, पर खास तौर पर घुड़दौड़ वाला, पेशेवर सवार, जिनका काम ही रेस में घोड़ा दौड़ाना है। अच्छा, प्रोफेशनल। हाँ, जैसे द जॉकी रोड द हॉर्स स्किलफुली ड्यूरिंग द रेस। उसने कुशलता से घोड़ा दौड़ाया। और एक और प्रोफेशन है गायनेकोलॉजिस्ट। ये तो मेडिकल फील्ड का है। जी हाँ, अंग्रेजी में द डॉक्टर हु डील्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी महिला रोग विशेषज्ञ। बिल्कुल। हिंदी में महिला प्रजनन तंत्र का विशेषज्ञ डॉक्टर या स्त्री रोग विशेषज्ञ। ये महिलाओं के स्वास्थ्य, खासकर उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याओं के एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, ये तो हुए प्रोफेशनल्स। अब कुछ नेगेटिव या नकारात्मक गुणों वाले शब्द देखते हैं, जैसे मर्सिनरी। मर्सनरी, इसका मतलब है अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। पैसे के लिए लड़ने वाला। हाँ, हिंदी में पैसे के लिए लड़ने वाला सैनिक, या कह लीजिए भाड़े का सैनिक। ये वो लोग होते हैं जो किसी देश या विचार के लिए नहीं, सिर्फ पैसे के लिए लड़ते हैं। अच्छा, मतलब लॉयल्टी पैसे से है। बिल्कुल। जैसे द किंग हायर्ड मर्सनरीज टू फाइट इन द बैटल। राजा ने भाड़े के सैनिक रखे। और इसी तरह का एक और नेगेटिव शब्द है ट्रेटर। ट्रेटर, हाँ, अ मैन हु बिट्रेड हिज ओन कंट्री। देशद्रोही। जी, देशद्रोही या गद्दार। ये उस व्यक्ति के लिए है जो अपने देश या अपने ग्रुप या किसी भरोसे वाले के साथ विश्वासघात करे, दुश्मन की मदद करे। ये बहुत गंभीर शब्द है। हाँ, बिल्कुल। एक और शब्द है पुसिलैनिमस। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है सुनने में। हाँ, पुसिलैनिमस, ये कायरता दिखाता है। अंग्रेजी अर्थ है वीक एंड कावर्डली। कमजोर और डरपोक। हाँ, हिंदी में कमजोर और डरपोक या सीधे कायर, मतलब बहुत ज्यादा डरपोक, जिसमें हिम्मत की बहुत कमी हो। जैसे उदाहरण है, द पुसिलैनिमस सोल्जर रिफ्यूज टू फाइट। कायर सैनिक ने लड़ने से मना कर दिया। अच्छा, मतलब सिर्फ डरपोक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा डरपोक। चलिए अब विश्वास और शक से जुड़े शब्दों पर आते हैं। पहला है थीइस्ट। थीस्ट, इसका मतलब है वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आस्तिक। हाँ, हिंदी में आस्तिक, जो भगवान के होने में विश्वास रखता हो। इसका उल्टा होता है एथियस्ट, यानी नास्तिक। ठीक है। और जब किसी पर यकीन ना हो, मतलब शक हो, तो उसके लिए शब्द है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट, हाँ, अंग्रेजी में एक मतलब है अ डाउटफुल लुक और एग्जामिनेशन ऑफ वन्स मोटिव्स। किसी की नियत पर शक करना। हाँ, क्रिया के तौर पर
और संज्ञा के तौर पर संदिग्ध व्यक्ति, जब किसी पर कुछ गलत करने का शक हो, जैसे द पुलिस सस्पेक्ट हिम इन द रॉबरी केस, पुलिस को उस पर शक है। समझ गया। अच्छा, एक शब्द है जो कई भाषाएं जानने वाले के लिए, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट, हाँ, समवन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज। बहुभाषी। हाँ, हिंदी में बहुभाषी, जो एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकता हो। हाँ, आजकल की दुनिया में तो ये बहुत फायदेमंद है। हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह में। बिल्कुल, बीइंग अ पॉलीग्लॉट हेल्प्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। ये तो थे लोगों और उनके स्वभाव या रोल से जुड़े शब्द। अच्छा, अब कुछ ऐसे शब्दों पर आते हैं जो सामाजिक व्यवस्थाओं या बर्ताव से जुड़े हैं, जैसे नेपोटिज्म। ये शब्द तो काफी सुनने में आता है। हाँ, नेपोटिज्म बहुत कॉमन है। अंग्रेजी में द पेट्रनेज गिवन टू रिलेटिव्स रादर देन मेरिट। मतलब भाई भतीजावाद। बिल्कुल, भाई भतीजावाद। हिंदी में कहें तो रिश्तेदारी के आधार पर पक्षपात करना, योग्यता की परवाह किए बिना। जब नौकरियों या मौकों में काबिल लोगों की बजाय अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को फायदा पहुंचाया जाए। और ये तो कई फील्ड्स में दिखता है। हाँ, नेपोटिज्म इज कॉमन इन मेनी इंडस्ट्रीज। अच्छा, शासन से जुड़ा एक और शब्द है ओलिगार्की। ओलिगार्की। हाँ, मतलब गवर्नमेंट बाय द फ्यू, कुछ लोगों की सरकार। हाँ, अल्पतंत्र, हिंदी में कुछ लोगों द्वारा शासित सरकार। ये वो सिस्टम है जहां सारी पावर कुछ गिने चुने लोगों या परिवारों के हाथ में होती है, अक्सर अमीर या प्रभावशाली लोग। यानी सत्ता कुछ ही लोगों तक सीमित हो, जैसे द कंट्री वाज रूल्ड बाय एन ओलिगार्की ऑफ वेल्दी फैमिलीज। ठीक है। अब एक सामाजिक प्रथा से जुड़ा शब्द है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री, इसका अर्थ है अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। एक महिला के एक से ज्यादा पति। हाँ, हिंदी में बहुपतित्व। ये एक विवाह प्रथा है जो दुनिया की कुछ संस्कृतियों में रही है हिस्टोरिकली, पर बहुत आम नहीं है। दिलचस्प। और एक शब्द जो बर्ताव से जुड़ा है वो है प्रिटेंशियस। हाँ, प्रिटेंशियस, अंग्रेजी में अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस बाय शोइंग ग्रेटर इम्पोर्टेंस देन इज रियल। दिखावा करना। हाँ, दिखावटी या आडंबरी, वो व्यक्ति या व्यवहार जो असलियत से ज्यादा बड़ा, ज्ञानी या अमीर दिखने की कोशिश करे, शो ऑफ करना जिसे कहते हैं। और ऐसा दिखावा लोगों को पसंद भी नहीं आता अक्सर। बिल्कुल। His pretentious attitude annoyed everyone. उसके दिखावटी रवैये ने सबको परेशान कर दिया। तो ये थे समाज और शासन से जुड़े कुछ शब्द। अब कुछ जगहों और चीजों से जुड़े शब्दों पर आते हैं। पहला है एपिटाफ। एपिटाफ, इसका अर्थ है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टूम्ब। खबर पर लिखा हुआ। हाँ, कब्र पर लिखा गया शिलालेख, वो शब्द या वाक्य जो किसी के मरने के बाद उसकी कब्र या स्मारक पर उसकी याद में लिखते हैं। अच्छा। जैसे उदाहरण है, द एपिटाफ ऑन हिज ग्रेव वाज वेरी टचिंग, मतलब वो बहुत भावुक था। अब कुछ प्राकृतिक जगहों की बात करते हैं। लगून। लगून, ये भूगोल का शब्द है। सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय रॉक्स एंड सैंड। खारे पानी की झील जो समुद्र से अलग हो। हाँ, हिंदी में लगून या अनूप झील। ये समुद्र के किनारे ही बनती है, लेकिन रेत, चट्टान या कोरल रीफ्स की वजह से समुद्र से थोड़ी या पूरी तरह अलग हो जाती है। अच्छा, तो है समुद्र का ही हिस्सा पर अलग हो गया है। जैसे द लगून नियर द विलेज इज अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट। ठीक है। रेगिस्तान में ऐसी पानी वाली जगह को क्या कहते हैं? उसके लिए शब्द है ओवेसिस। ओएसिस, हाँ सुना है। अंग्रेजी में फर्टाइल वाटरी प्लेस इन अ डेजर्ट, हिंदी में नकलीस्तान या मरुद्यान। रेगिस्तान के बीच वो हरी भरी जगह जहाँ पानी होता है। जहाँ पेड़ पौधे उग जाते हैं। बिल्कुल, यात्रियों और जानवरों के लिए ये बहुत जरूरी जगह होती है। सही बात है। और इमारतों के बीच जो खुली जगह होती है उसके लिए एक शब्द है क्वाड्रेंगल। हाँ, क्वाड्रेंगल, एन ओपन रेक्टेंगुलर स्पेस एनक्लोज्ड बाय बिल्डिंग्स। चौक जैसा। हाँ, हिंदी में चतुर्भुज प्रांगण या चौक, अक्सर स्कूल, कॉलेज या पुरानी इमारतों के बीच का खुला आयताकार आंगन, जैसे द स्टूडेंट्स गैदर्ड इन द कॉलेज क्वाड्रेंगल। ठीक है। अब एक काल्पनिक चीज की बात करते हैं, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न, हाँ, अ मिथोलॉजिकल एनिमल विद वन हॉर्न ऑन इट्स फोरहेड। एक सींग वाला घोड़ा। हाँ, हिंदी में यही कहते हैं, एक काल्पनिक जानवर जिसके माथे पर एक सींग होता है। ये कहानियों में होता है, पवित्रता और जादू का प्रतीक मानते हैं इसे। हाँ, चिल्ड्रन लव स्टोरीज अबाउट यूनिकॉर्न्स। बच्चों को पसंद आती हैं इसकी कहानियां। ये तो हुई जगहें और चीजें। अब कुछ प्रक्रियाओं, गुणों और घटनाओं से जुड़े शब्दों को देखते हैं, जैसे एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, अंग्रेजी में द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम द सिंपल और बेसिक
टू द कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड। विकास। हाँ, विकास या क्रमिक विकास, ये किसी चीज के धीरे धीरे बदलने की प्रक्रिया है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होने की। जैसे जीव विज्ञान में ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ते हैं। मानव विकास। हाँ, तो ये क्रमिक बदलाव है। अब एक गुण की बात करते हैं, मैलिएबल। मैलिएबल, इसका मतलब है इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, जिसे आसानी से मोड़ा या पीटा जा सके। हाँ, हिंदी में लचीला, नरम या जो किसी भी रूप में ढाला जा सके। ये धातुओं का गुण होता है ज्यादातर, जिन्हें बिना टूटे किसी भी आकार में बदल सकें। जैसे सोना। बिल्कुल सही, सोना बहुत मैलिएबल होता है। गोल्ड इज अ मैलिएबल मेटल। अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा? जिसके आर पार न दिखे? उसके लिए शब्द है ओपेक। हाँ, ओपेक, वन कांट इवन सी थ्रू देम। हिंदी में अपारदर्शी। जिससे लाइट पास ना हो। बिल्कुल, जिसके आर पार देखा ना जा सके। जैसे अपारदर्शी कांच, द ग्लास इज ओपेक एंड प्रोवाइड्स प्राइवेसी। ठीक है। अब एक और गुण या विशेषता है विंटेज। विंटेज, इसका अर्थ है रेफरिंग टू समथिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी। पुरानी लेकिन अच्छी क्वालिटी की चीज। हाँ, हिंदी में पुराने समय की उत्कृष्ट वस्तु या अतीत की उच्च गुणवत्ता वाली चीज। ये पुरानी कारों, कपड़ों, वाइन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, जो पुरानी होने के साथ साथ अच्छी क्वालिटी की भी हों। शब्द आजकल फैशन में भी बहुत चलता है। हाँ, बिल्कुल। अब संगीत से जुड़ा एक शब्द, सिम्फनी। सिम्फनी, अंग्रेजी में एक अर्थ है कॉन्सोनेंस ऑफ साउंड्स, मतलब सुरों का मेल। अच्छा। हिंदी में स्वर संगति या सुरों का मधुर संगम। वैसे ये एक खास तरह की लंबी म्यूजिकल रचना होती है जिसे ऑर्केस्ट्रा बजाता है। समझ गया। द ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म्ड अ ब्यूटिफुल सिम्फनी। फिल्मों से जुड़ा एक शब्द है मैटिने। मैटिने, अ फिल्म शोन ड्यूरिंग द डे, स्पेशली इन द आफ्टरनून। दिन वाला शो, दोपहर का। हाँ, बिल्कुल। हिंदी में दिन का खेल, खासकर दोपहर का फिल्म शो। जैसे वी वॉच्ड अ मैटिने शो एट द सिनेमा हॉल। ठीक है। अब किसी की मृत्यु की खबर से जुड़ा शब्द है ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी। इसका मतलब है अ न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रीसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन। शोक संदेश। हाँ, शोक संदेश या किसी व्यक्ति की हाल की मृत्यु पर प्रकाशित समाचार। अखबारों में या वेबसाइट पर आता है ये, जिसमें मरने वाले के बारे में जानकारी होती है। जैसे द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड हिज ओबिचुअरी टुडे। अच्छा, कहानियों के एक प्रकार के लिए शब्द है पैरेबल। पैराबल। अ स्टोरी इंटेंडेड टू टीच अ मॉरल लेसन। नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी। हाँ, नीति कथा या दृष्टांत कथा। ये छोटी सिंपल कहानी होती है जिसका मकसद कोई नैतिक या आध्यात्मिक सीख देना होता है। अच्छा, जैसे पंचतंत्र की कहानियां। हाँ, कुछ वैसी ही। या जैसे द टीचर नरेटेड अ पैराबल टू एक्सप्लेन ऑनेस्टी, ईमानदारी समझाने के लिए। और शिक्षा से ही जुड़ा एक और शब्द है पेडागोजी। पेडागोजी, द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग। पढ़ाने का तरीका। हाँ, शिक्षा शास्त्र या शिक्षण की पद्धति या शैली। ये पढ़ाने के तरीकों, उसके सिद्धांतों का अध्ययन है कि कैसे सिखाना सबसे असरदार होता है। जैसे उदाहरण है, मॉडर्न पेडागोजी फोकसेस ऑन इंटरैक्टिव लर्निंग। मतलब आजकल सिखाने में छात्रों की भागीदारी पर जोर है। बिल्कुल सही। तो ये थे कुछ और शब्द। हाँ, तो ये थी हमारी आज की चर्चा इन महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर। हमने वाकई कई तरह के शब्द देखे, लोगों के प्रकार जैसे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। हाँ, फिर सामाजिक मुद्दे जैसे नेपोटिज्म, शासन प्रणाली जैसे ओलिगार्की, प्राकृतिक जगहें जैसे ओएसिस, लगून। गुण देखे, मैलिएबल, ओपेक। और काल्पनिक यूनिकॉर्न तक। सही में। और ये सभी शब्द, जैसा आपने कहा, न सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि अपनी भाषा को सुधारने के लिए भी बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। भाषा में प्रिसिजन मतलब सटीकता आती है इनसे। कम शब्दों में ज्यादा गहरी बात कह पाते हैं। और वोकैबुलरी बनाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो बहुत काम आती है। आज की बातचीत के बाद एक बात सोचने वाली है। हमने जिन कॉन्सेप्ट्स पर बात की, जैसे नेपोटिज्म, ओलिगार्की, फिलैंथ्रोपी या प्रिटेंशियस होना, ये सब हमारे आसपास की दुनिया में कितनी बार दिखती हैं। चाहे हम खबरों में देखें, ऑफिस में महसूस करें या दोस्तों से सुने। भले ही हम ठीक ये शब्द इस्तेमाल ना करें, पर ये चीजें होती हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि भाषा और समाज कितने जुड़े हुए हैं। शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, वो हमारे समाज को दिखाते भी हैं। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए शब्दों और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।